कब्रिस्तान का राज। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहां तो हद से ज्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए उधर उधर खूबसूरत इलाके का जायजा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हसन से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जिमी सफेद बर्फ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक दोस्त की शादी पे जा रहा था, हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसकी हद से ज्यादा असरार पे मुझे मजबूरन ये फैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान था, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल में ठीक कर ही लेता था। मगर इस दिन अजीब बात यह हुई, गाड़ी की बज़ाहिर हर शय ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नजर ना आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर थी। तो काफ़ी देर जदोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 जिंदगियों तक भी ठीक ना कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ ना था। अभी मैं इसकी कश्मकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या किसी जानवर तक का कोई वजूद न था, और ऐसे में ये इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेअख्तियार उन्हें बता दिया। इनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी इसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था, ऐसे में उनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कश्फ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और उसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने इस बार भी एक लफ्ज का जवाब दिया। एक तो मैं उन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा इस सुनसान सड़क पे वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पे हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया था, हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। और अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यूमर से इन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पे एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका, और अगर इस वक्त में इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहां पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नजर ना आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाजा लगाया, आबादी भी कोई इतनी ज्यादा न थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पे गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहां लाखों लोग अबदी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं, और ये हमें कुछ नहीं कह सकते। मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मकाम है, यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए। वो पुरस्कार अंदाज में बोला। कब्रिस्तान में खतरनाक रूहें होती हैं। वो अपनी बात पे डटे हुए था, और मैंने बेइख्तियार एक कहकहा लगाया। ये सब रूहें भूत वगैरह फिल्मों ड्रामों में होती हैं, असल जिंदगी में नहीं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसके बाद नहीं कह सकोगे कि आपको कब्रिस्तान से डर नहीं लगता। इस वक्त उसकी इस बात का मतलब मैं नहीं समझ सका, अगर समझ जाता भी तो। ये आज से 30 साल पहले का वाकया है। इसी गांव में 2 दोस्त थे, असद और फहद। असद शहर से अपने दोस्त फहद के पास अक्सर छुट्टियां गुजारने आया करता था, और इस दिन भी वो दोनों आराम से एक खूबसूरत पहाड़ी पर टहल रहे थे। नीचे कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान। यार असद, ये कब्रिस्तान भी अजीब चीज है। कल तक ये लोग हमारी तरह पैसा कमाने में, गाड़ियां खरीदने में या बंगले बनाने में मसरूफ थे। वही लोग मरने के बाद डर की तस्वीर बन जाते।
असद की निगाहें भी नीचे कब्रिस्तान को देख रही थीं। फहद की बात सुनने के बाद इसने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं डरता कब्रिस्तान से, खाली पत्थरों से भला क्या डरना। तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अभी तक इस कब्रिस्तान की भयानक हकीकत से अनजान हो, फहद ने रवानी से कहा, और फिर जल्द ही इसे एहसास हो गया कि इसने असद के सामने एक गलत बात कह दी। कैसी भयानक हकीकत? असद ने तजस्सुस से पूछा। कुछ नहीं, रहने दो, फहद ने टालने की कोशिश की। नहीं नहीं, तुम बताओ मुझे कैसी हकीकत। असद का तजस्सुस बढ़ने लगा। देखो, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं आज तक रात के वक्त जो भी इस कब्रिस्तान में गया वो जिंदा वापस ना आया। असद ने कहकहा लगाया। तुम भी मान लो कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते। चलो ऐसा करते हैं, हम आज रात इस कब्रिस्तान में जाकर देखते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बेवकूफ मत बनूं, ये कोई मजाक नहीं है। आज तक जो भी रात के वक्त इस कब्रिस्तान में गया वो खब्बी लूट कर नहीं आया। चलो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो देख कर ही रहूंगा, देखता हूं मुझे क्या होता है, असद हतमी लहजे में बोला। इसे असद की जिद के सामने मजबूरना रात को इस कब्रिस्तान जाने का फैसला करना ही पड़ा, लेकिन इस फैसले के बावजूद वो ये भी जानता था कि वहां जाना कोई मामूली बात नहीं है। उसका दिल थर थर कांप रहा था। सूरज को काली रात ने अपनी लपेट में ले रखा था, हर तरफ लर्जा देने वाला अंधेरा था। वो दोनों दोस्त जिंदगी के एक ऐसे भयानक मोड़ पे खड़े थे जहां से वापस लौट जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। वो दोनों इस खतरनाक कब्रिस्तान के बाहर खड़े थे। इस कब्रिस्तान में लोग रात तो क्या दिन की रोशनी में भी आने से घबराते। जाने कौन सा राज दफन था इस कब्रिस्तान में। अचानक तेज हुआ चली और जैसे हुआ में एक आवाज आ रही हो, वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। फहद ने इसे समझाने की एक आखिरी कोशिश की, मगर असद का फैसला अभी भी वही था, जिंदगी या मौत। इन दोनों ने अपना पहला कदम इस कब्रिस्तान के अंदर रखा। ना कोई बिजली चमकी, ना कोई तूफान आया, कुछ भी तो नहीं हुआ। डर की एक शदीद लहर दोनों को छू कर निकल गई। सारा कब्रिस्तान सुनसान था, दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या किसी परिंदे की भी आवाज न थी। दोनों की निगाहें उधर उधर मुतलाशी फिर रही थीं, शायद उन्हें किसी की तलाश थी, किसी जिन-भूत जो इंसानों को खा जाता हो। रात के 1 बज रहे थे, उन्हें वहां ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला, कोई इंसान, कोई जिन, कोई भूत, कुछ भी नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं, गांव वाले तो ऐसे ही बकवास करते हैं। असद ने फातिहाना अंदाज में फहद की तरफ देखते हुए कहा। अचानक एक काली बली भागते हुए उनके पास से गुजरी और हवाएं तेज तेज चलने लगे। आसमान पर बिजली चमकी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान का पत्ता दे रही हूं, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। फिर असद की नजर अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफेद दाढ़ी वाला इंसान जिसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे निकल रहा था। फहद के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश वो कोई ख्वाब देख रहा हो, काश ये सब झूठ हो, लेकिन ऐसा कुछ ना था। वो सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया, न जाने कहां चला गया। कौन था वो और क्या चाहता था? दोनों डर के मारे कांपे लगे, पसीना पसीना हो गए थे। वो क्या देख रहे थे? कैसी दुनिया में पहुंच गए थे? असद और फहद भागते हुए इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके क्योंकि इस कब्रिस्तान का कोई दरवाजा ही नहीं था। जिस तरफ जाओ कब्रें ही कब्रें हैं। वो दोनों थक कर रुक गए। रात के शायद 2 बज रहे थे। उन्हें पास से ही किसी के रोने की आवाजें आई। दोनों ने गर्दन घुमाकर देखा तो सामने एक और बूढ़ी औरत एक कब्र पर माथा टिके रो रही थी। वो कौन थी, क्यों रो रही थी, उन सब बातों में अब फहद और असद को कोई दिलचस्पी न थी। अचानक रोने की आवाजें बढ़ने लगीं। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? कौन है मेरा तेरे बाद? अब मैं इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकलूंगी? बूढ़ी औरत रोते हुए ये बातें भी कर रही थी। इसकी बातें सुनकर असद को इससे हमदर्दी होने लगी। शायद वो भी इन दोनों की तरह कोई मुसाफिर हो, शायद वो भी यहाँ आकर फंस गई हो। कौन है अब और क्यों रो रही हैं? असद ने इसके करीब आकर प्यार से पूछा। इस बूढ़ी औरत ने अपनी कोई दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर असद और फहद की हमदर्दी पाकर वो उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताने लगी। वो बूढ़ी औरत चलने लगी और वो दोनों उसके पीछे पीछे चलने लगे। अचानक एक फटी हुई कब्र के पास वो औरत रुक गई और इस बूढ़ी औरत ने बताया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इसी कब्र के अंदर। बूढ़ी औरत कब्र में दाखिल हो गई। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे कब्र में आ गए। अचानक फहद की नजर उसके पांव पर पड़ी। उसके तो जैसे जिस्म का खून सूख गया। उसके पांव उल्टे थे, मतलब वो कोई इंसान नहीं बल्कि बदरू थी। वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे भागे। उन्हें अपने पीछे इस औरत के कहकहे सुनाई दिए।
एक मिनट, गाड़ी रोकें। मैं अहमद की आवाज़ पर चौंक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सामने सड़क पे लगे पानी के नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ, गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो इस वक्त इस कहानी पर थी जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने तजस्सुस से अहमद को एक बार वो वाकया सुनाने को कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहां से भागकर इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकलना चाहते थे। हवाएं तेज तेज चलने लगे, रात की तारीकी और ज्यादा गहरी हो गई। कब्रिस्तान से तरह तरह की आवाजें सुनाई दे रही थीं। फहद और असद के लिए ये सब कुछ नया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर दिखाई न दिए क्योंकि उनकी जगह बादलों ने ले ली। अचानक बादल जोर जोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब वहशत छा गई, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि उनकी मंजिल दूर थी, बहुत दूर। उन्हें इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। बारिश और तेज हो गई और साथ ही साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। फिर देखते देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता है कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसलिए वो उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो दोनों बहुत आगे आ गए, लेकिन यह कब्रिस्तान तो ना खत्म होने वाला सिलसिला था। अचानक एक कब्र फटा, इसमें से एक सफेद जिस्म नमूदार हुआ। वो दोनों डरते हुए चलते रहे और साथ ही साथ दुरूद पाक भी पढ़ते रहे। कुछ आगे जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उनके सर पर लाखों काले कौवे मंडला रहे। 21वीं सदी के इंसानों, तुम लोग क्या समझते हो कि जिन भूत कुछ नहीं होते? अगर तुम लोग ये समझते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। फिर आवाजें आना बंद हो गईं। बारिश भी थम चुका था। माहौल एकदम खामोश था, लेकिन अक्सर खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफान लिए खड़ी होती है। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ सफेद कफन में मलबूस बदरूहें खड़ी थीं। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे भी वही बदरूहें थीं। उन लोगों के लिए निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। बड़े कद वाले बदरू ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से उठाकर एक कब्र में डाल दिया और कुछ बदरू असद का खून पीने लगे। तो फहद असद की लाश पर सर रखकर रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहद? उसने गर्दन उठाकर देखा, सामने असद जिंदा खड़ा कहकहे लगा रहा था। उसने एक नजर सामने पड़ी लाश को देखा और एक नजर असद की रूह को। वो ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत न कर सका और दिल का दौरा पड़ने से वो वहीं असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी जिंदगी की बाजी हार चुके थे। अगली सुबह गांव वालों ने इन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखी और आज तक किसी को पता नहीं चल सका इस बेआब कब्रिस्तान के अंदर उन दोनों के साथ किया हुआ। अहमद ने अपनी कहानी खत्म की। मैंने बेयकीनी के साथ उसे देखा और एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आई जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों तो मर गए थे, फिर जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर इस अंधेरी रात में क्या हुआ था इन दोनों के साथ, तो तुम्हें कैसे पता? इन दोनों ने मजमूई कहकहा लगाया। मैंने बैक व्यूमर से उनको देखा क्योंकि वो असद में हूँ और वो फहद ये है। वो दोनों एक बार फिर कहकहे लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा, फिर यकदम कार में खामोशी छा गई। मैंने बैक व्यूमर में देखा, वो दोनों मुझे नजर न आए। तेजी से गर्दन घुमाकर मैंने पीछे देखा तो वो दोनों सीट खाली थी। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया। मैं हैरत से मुंह खोले उन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए बेइख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस इसी रास्ते पे मोड़ दी जिससे मैं अभी सफर करके आया था। लेकिन मुझ पे हैरतों के तूफान इस वक्त टूटे जब मैंने इस जगह को देखा जहां पानी का नलका लगा था। जहां हमने पानी पिया था वो वहां कोई नलका नहीं था, बल्कि एक लंबा पीपल का दरख्त था। मुझे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। फिर जब मैं इस कब्रिस्तान तक पहुंचा जहां दूर दूर तक कब्रें थीं, वहां कोई कब्रिस्तान न था, वहां लोग खेतों में काम कर रहे थे। एक गहरा सांस लेकर मैंने एक बार फिर से अपना सफर शुरू किया और ये मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर था।